नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले बात होगी समाचारों में 20 बड़ी खबरों की। दिल्ली में भाजपा की 2 दिनों से चल रही बैठक में भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक मारने के लिए बनाई रणनीति। 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में जुटने को कहा। बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 50% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा। पार्टी नए वोटर्स को जोड़ने के लिए पूरे देश में चलाएगी अभियान। पीएम मोदी ने गीता पढ़ रहे 1 लाख लोगों को लिखा खास संदेश। कोलकाता में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोखो कंठे गीता पाठ का हुआ आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दिल्ली दक्षिणी में पुरुष छात्रावास का किया उद्घाटन के बाद खेल मंत्री ने बैडमिंटन और शूटिंग में हाथ आजमाया। केंद्र सरकार ने विरोध को देखते हुए नए भारतीय कुश्ती संघ को किया बर्खास्त। हाल ही में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीतकर कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, वैश्विक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। G20 में भारत ने पूरी दुनिया को दिशा दी। ओम बिरला ने कहा, दुनिया को नेतृत्व देकर भारत दुनिया में बदलाव लाने के लिए कर रहा है काम। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी बड़ी अपडेट। आदित्य L1 को L1 पॉइंट से 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा इंसर्शन। समय अभी नहीं किया गया है तय। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इंडिया पिछले 9.5 सालों में हुआ फिट। खेलो इंडिया और योग की शुरुआत से आया परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को दौरे को लेकर अयोध्या पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्थानीय निवासियों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने शीतलहर को देखते हुए लखनऊ में सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को गरीबों को रात में रुकवाने के लिए मिशन मोड में रैन बसेरा और शेल्टर होम संचालित करने के दिए निर्देश। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर आरती की गई, जिसमें भारी तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी पद से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया है। अविनाश पांडे को यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। क्रिसमस और नववर्ष के चलते 10 दिवस के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए हैं कि होटल और बार मालिक क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दें। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को देखते हुए यातायात डायवर्जन लागू किया गया। इसके चलते सोमवार दोपहर 3 बजे देर रात तक कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा। एक मुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी करने और आरसी जारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। मौजूदा समय 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपना बिल जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग ने जारी किया है। आम दिनों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। यूपी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में बसे 2412 गांवों के लिए 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स की खरीद का निर्णय लिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास। मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। महिला टीम ने पहली बार कंगारुओं को टेस्ट में दी है मात। और बॉक्सिंग डे पर होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का आगाज। सेंचुरियन में 26 दिसंबर से खेले जाने वाले मैच के लिए टीम इंडिया ने शुरू की अपनी तैयारी।
और सुपर 20 के बाद अब शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति की खबर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सरकारों का जिक्र करते हुए एक समय वो था जब हमें अपने देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था कि बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कहा इस समय देश सक्षम हाथों में है, इसीलिए देश तरक्की की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। What Bharat was in 89 to 91, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। वो हालात थे हमारे। हम आज कहां आ गए? बॉयज एंड गर्ल्स, you are walking into an ecosystem now जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। These elements, nefarious elements, leveraged decision making in the higher echelons of power at the state and center. और आज क्या है? चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, middlemen. ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और उसके बाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में 400 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। यूपी भाजपा का गढ़ है और भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो परिवार से ज्यादा सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। कि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है। 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। आगरा के विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि आगरा में खेरिया हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल के लिए 12 साल से चली आ रही बाधा अब पर्यावरण क्लियरेंस मिलने के बाद टर्मिनल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा जल्द ही धनौली मार्ग पर प्रस्तावित नए सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए राशि पहले ही जारी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण एनओसी का कार्य भी पूर्ण हो गया है। नए टर्मिनल निर्माण के बाद आगरा से कोलकाता सहित कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट्स शुरू होगी। दिया जाएगा, जल्दी बना लेते हैं, 5-6 महीने में बना लेंगे। और बनते ही मुझे लगता है देश की लगभग हर बड़े राज्य की राजधानी से तो एक फ्लाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद, बेंगलुरु चली ही रही है, अहमदाबाद चली रही है, भोपाल चली रही है। लेकिन फिर गुवाहाटी हमने मांग की है, हो सकता ना बने तब तक भी हम चला लें। मैंने डिमांड की है कि कैलकाटा के लिए। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही हापुड़ जनपद के गांव असौड़ा में चाय पर चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी किसानों को अवगत कराया।
केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए क्या योजनाएं और फायदे देने वाली है, इसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। चाय पर चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य था कि किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना एकमात्र उद्देश्य था। हम जब आए थे तो उस समय हमारी 113 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में चल रही थी और 3 साढ़े 3 साल के बकाये उनके ऊपर चल रहे थे। योगी जी की सरकार इस साल 120 चीनी मिलों से पढ़ाई करा रही है और हमारी इस समय हमारी लगभग 68 चीनी मिलें रेगुलर पेमेंट कर रही हैं और कुछ चीनी मिलें तो एडवांस पेमेंट कर रही हैं। तो जो किसान के बारे में चौधरी साहब सोचते थे और जो किसान की कठिनाइयां थी उनको समाधान निकालने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। राज्य के भीतर, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई है। पूरे देश भर में 11.5 करोड़ किसानों को और लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए गए हैं। गोंडा जिले के विकास खंड झंझरी के पूरे उदय गांव में जल जीवन हर घर में नल से जल कार्यक्रम के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पानी की शुद्धता की जांच करने वाले व तकनीकी ग्रामीण कर्मियों का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें पानी की शुद्धता को जांच कर बताया गया। पानी की जांच करने वाले तकनीशियन को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन हर घर नल से जल के माध्यम से जो अभियान चल रहा है उसमें 2024 तक सभी घरों को पानी देना है। उन्होंने ग्रामीणों को आगाह किया है कि इस पानी को बर्बाद न करें, ये पीने के लिए शुद्ध पानी है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि सभी को पक्का मकान मिल जाए, सभी गरीबों को शौचालय हो जाए, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो जाए, इलाज करवा सके और अंधेरा का इंतजार न करे, दिन में भी शौच के लिए जा सके यदि पेट उसका खराब है तो। आज इसको शुद्ध पानी भी मिल जाए तो हर घर में नल भी पहुंच जाए। जो 2-2 किलोमीटर महिलाएं पानी लेने जाती थी, अब उनके घर तक नल का कनेक्शन मिल जाए और नल की टोटी पहुंच जाए। तो आज इस गांव में पूरे घरों में नल की टोटी पहुंच चुकी है, नल का पानी भी शुद्ध पहुंच रहा है। इसलिए इस गांव वालों ने मिलकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को शुभकामनाएं देते हैं। रायबरेली में मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में मिलेट रेसिपी और जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। महोत्सव में लगे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए श्री सिंह ने कहा, आज रागी, कोदो, सावा, बाजरा, ज्वार आदि का महोत्सव लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, इसीलिए इनसे बने उत्पादों के प्रति लोगों को काफी आकर्षण हो रहा है। महोत्सव में लोगों द्वारा मिलेट डोसा, कोदो और सावा खीर आदि काफी पसंद की गई है। इसके महत्व को भी समझा गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कुशल निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, जिसमें कृषि विभाग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम सभी को श्री अन्न महत्ता को समझते हुए अधिक से अधिक इनका प्रयोग करना होगा, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ और निरोग लंबी जिंदगी जी सकें। हमारे रायबरेली के कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर के इस श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, जागरूक लोग हैं और 2 दिन ये मेला चलेगा। 2 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली जनपद में श्री अन्न के बारे में लोग समझ सकेंगे और उसका उपयोग करके अपने को स्वस्थ बनाएंगे और देश को मजबूत बनाने का काम कर पाएंगे। और बुलेटिन में अब देखते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई खास खबरें। जैसे जैसे अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में
रामलला मंदिर के निर्माण और अयोध्या में सुविधाओं के विकास में तेजी आती जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने विकास कार्यों का जायजा लिया। देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। निर्माणाधीन भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कैसा होगा, किस रूप में होगा, ये राम भक्तों के मन में एक कौतूहल का विषय है। किस तरह से बनाया जा रहा है, कौन से पत्थर तरासे जा रहे हैं, कौन लोग उसे तराश रहे हैं, और 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसके बाद निखर कर आने वाला राम मंदिर कैसा होगा, इसको लेकर के भी मन में लोगों के कौतूहल है। आज उस रास्ते की हम बात करते हैं जो निर्माणाधीन है, जो राम पथ है, जो भक्ति पथ है, जो सीधे अयोध्या से लेकर के लखनऊ को जोड़ने वाला राजमार्ग जो है उससे सीधे राम पथ ये श्री राम जन्मभूमि की ओर जाता है। 4 लेन का ये मार्ग पूरी तरह से सुसज्जित होगा। रोशनी से अमानती सामान घर होंगे, साथ ही यात्रियों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था भी होगी, जिससे राम भक्त अपनी पूजा का कार्य पूरी तरह से कर सकें। निर्माणाधीन राम मंदिर का दृश्य अलौकिक है। उस अलौकिक दृश्य का दर्शन हम आपको करवाते हैं। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। प्रथम तले का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे के लिए लगातार जो है यहाँ पत्थरों पर घिसाई का काम चल रहा है। जिस तरह से जिस तन्मयता के साथ संपूर्ण भारत से आए कारीगर इसको मन और भक्त के साथ यहाँ पर इस भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसी भक्ति और आह्लाद के साथ यहाँ पर पूरे देश से राम भक्त पहुँच भी रहे हैं। ठीक राम मंदिर के बगल में ही एक मंदिर जो राम मंदिर की ही तरह उपेक्षा का शिकार था, आज जब तमाम सारे दर्शनार्थी, तमाम राम भक्त जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आएंगे या उनके दर्शन करने आएंगे, उसके बाद भी तो निश्चित रूप से इस मंदिर की भी जो है शोभा बढ़ी है। हमारे साथ हैं इस मंदिर के व्यवस्थापक, अमाओ मंदिर है। कैसा था पहले का माहौल, अब कैसा लगता है? मेरा नाम मनीराम है। हम 4 साल से इधर रह रहे हैं। श्री राम भगवान दर्शनार्थी जो मंदिर का दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आता है, वो लोग को निःशुल्क भोजन सेवा खिलाया जा रहा है। श्री राम भगवान का मंदिर तैयार हो जाए, देश में कोना कोना से यात्री लोग आने के लिए सूचना है। सब लोग का भाव है, भक्ति भी है। इधर सिर्फ मंदिर उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी में, उसके बाद हम लोग भी जाएंगे आपस में भी सब लोग, हम लोग कभी फोन करके भी पूछ रहा था इधर मंदिर का दर्शन करने के लिए कब होगा, कब तैयार हो जाएगा, कितना तक बना है। बहुत लोग एक्साइटिंग बहुत है। भगवान राम के जिस एकीकृत स्वरूप की बार बार चर्चा होती है, जिसको लेकर के रामचरितमानस के वांग्मय को लेकर के बार बार बांचा जाता है, जिस पर शोध होते हैं, वह बिना किसी शोध के, बिना किसी परीक्षण के अयोध्या की धरती पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूरब है, और ये उत्तर में जो समाहित है सब कुछ वो अयोध्या है। राम की भक्ति में डूबी है अयोध्या। आज इंतजार है उसे सिर्फ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जब पूरे आवेग और भक्ति के साथ सनातन धर्मी राम भक्त यहाँ पर आएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, अयोध्या। घंटी और घुंघरू के शहर जलेसर के घंटे की ध्वनि रामलला के मंदिर में गूंजेगी। एटा जनपद के जलेसर शहर में पूरी दुनिया के लिए घंटे और घुंघरू के निर्माण के लिए इसे जाना जाता है। यहां के एक घंटा कारोबारी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान करने के लिए यह घंटा अष्ट धातु से तैयार करवाया है। इस घंटे का वजन 2100 किलो है। कारोबारी का दावा है कि दुनिया के किसी भी मंदिर में लगे घंटों में यह सबसे खास और सबसे वजनदार होगा। इस घंटे की लंबाई 6 और चौड़ाई 5 फीट है। यह घंटा जलेसर में बनकर तैयार हो गया है। घंटे को श्री राम मंदिर परिसर में लगाए जाने की अनुमति के संबंध में मुख्यमंत्री से भी घंटा कारोबारी और स्थानीय विधायक ने मुलाकात की है। ये अब तक का सबसे बड़ा घंटा है जो अब तक मंदिरों में जितना भी बड़े से बड़े घंटे लगे हैं उनमें ये इसका वजन 2100 किलो का घंटा कभी भी कहीं भी आज तक नहीं लगा है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर अयोध्या हमारा घंटा भेजा जाए। ये घंटा अष्ट धातु का बना हुआ है। इसमें कॉपर, जस्ता, पीतल, तांबा और चांदी, सोना और निकल इत्यादि लगा गया है।
चलिए बात करते हैं कोविड मामलों की। देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3700 से ज्यादा हो गए हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में कोविड से ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहने, अपने हाथों को लगातार धोते रहें। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की ओर। जनपद बलरामपुर में जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लोगों को विकसित भारत बनाने में सहयोग की शपथ दिलवाई। जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान किसान सम्मान दिवस के अवसर पर विकासखंड गैसंडी के ग्राम सभा बिलोहा बनकसिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और अन्नप्राशन भी करवाया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जल शक्ति मंत्री जिले में चल रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों को पुरस्कार का भी वितरण किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के बीच में होना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए। सभी लाभ मिले हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ लोग अछूते हो गए हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी मंत्रिमंडल और केंद्र राज्य के जनपदों के अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधि प्रत्येक हिंदुस्तान के और राज्य के सभी गांवों में जाएंगे और सभी गांवों में जो इस सुविधाओं से वंचित है, आयुष्मान का कार्ड है, अपना विधवा दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, एक किसी प्रकार का कार्ड है जो केंद्र राज्य सरकार की योजना चलती है, उसका लाभ गांव ले। अब उनके दरवाजे हम जाकर उन प्रचार प्रसार भी, और सभी अधिकारी मजबूत रहते हैं। हेल्थ कैंप से लेकर सभी कैंप भी लगते हैं और जिसका सुविधा गांव लो। और दवा भी जन औषधि केंद्र और ये सबों के माध्यम से वहां पर जो 100 रुपए की दवा है वो 10-10 और 20-20 रुपए की दवा मिलती है, जिसके कारण जनता जनार्दन को लाभ मिलता है। सुल्तानपुर नगर के ईसाई मिशनरी में एक विद्यालय में क्रिसमस का पर्व अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर्व पर विश्व में शांति के लिए एक तरफ जहां प्रार्थना आयोजित की जा रही है, वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए मॉडल अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रभु यीशु के जन्म को धरती पर दिखाया जा रहा है। क्रिसमस पर स्कूली बच्चों के द्वारा तैयार किया गया यह मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिसमस पर आयोजित प्रार्थना के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा नृत्य कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को विभिन्न प्रकार के उपहार का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा, ईसाई लोगों के लिए क्रिसमस एक बहुत बड़ा दिन है। इस साल अपने भारत के साथ ये क्रिसमस मना रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम था कि चंद्रयान होना है, तो चंद्रयान 3 का हमको सफलता मिला है। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, विक्रम का लॉन्च हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि हम अपने भारत के साथ एक रहना चाहते हैं, हम लोग अपने स्कूल में चंद्रयान को बनाए हैं, जिस पर जब चंद्रयान ऊपर जाता है, हमारा बालक यीशु का जन्म इस पृथ्वी में हुआ है। हम यही दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर जो मानव रूप को धारण किए हैं, हम ईसाई लोग जिस इसको बड़ा दिन मानते हैं, हम इसको हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टाफ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबर। काशी तमिल संगमम का आयोजन दरअसल हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहराई तक जुड़े संबंधों का जश्न मनाता है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे।
इसके अतिरिक्त नवाचार, व्यापार, ज्ञान, निर्णय, शिक्षा, तकनीकी और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी करने की योजना भी बनाई गई है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi, Vishwanath Temple Darshan. It's good darshan so far. Kashi, Tamil Shagam. Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this, but I am. God gives my opportunity with our national pride leader Modi ji. Namaste. काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को आहत गिरफ्तार किया है, जो विदेश से हवाले के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में एक एएस इस्माइल संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे। अनीस अहमद संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया तो उस वक्त वो राष्ट्रीय सचिव रहे। अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल 2018 को 2 मई को दर्ज की गई ईसीआईआर में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली को तिहाड़ जेल में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। इसी खबर के साथ 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।